हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सबको। आज है 18th एंड हम लोग अपना मैक्रो का लास्ट चैप्टर आज कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हमारा माइक्रो एंड मैक्रो कंप्लीट हो चुका है। टोटली सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट रह गया, जिसके बारे में हम कल से बात करना शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में, जिसमें हम बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज दोनों से रिलेटेड टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। एक ही साथ करके मैंने सारे पॉइंट्स सॉर्ट कर लिए हैं। ये पढ़ने के बाद अब डिस्क्रिप्शन में दिए गए एमसीक्यूज को जाके प्रैक्टिस कर लो एंड आपका प्रेपरेशन डन हो जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। क्या होता है? ये हमें दिखाता है, एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जो कि दिखाता है कि कितना मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुआ है एक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। इंडिया का कितना ट्रांजैक्शन है, अमेरिका के साथ पैसा आया कितना है, गया कितना है, मालदीव्स के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, टोटलिटी में सब कुछ मिला के जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है एक साल के अंदर, वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? ये हमें दिखाता है कितना डिफरेंस है बिटवीन द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग अ ईयर। नाउ दो देश के बीच में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है। पैसा उधार ले लिया, देश में कुछ इन्वेस्ट कर दिया, किसी और देश को पैसा असिस्टेंस के रूप में दे दिया, या फिर इंपोर्ट कर लिया, कुछ एक्सपोर्ट कर लिया। बहुत सारे तरीके से पैसे का लेन देन होता है। स्पेसिफिकली जब पैसे के लेन देन की हम बात करें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तब हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस आ जाती है उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोल देते हैं। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स किसे कहा जाता है? जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पर विजिबल आइटम्स का नहीं, इनविजिबल आइटम्स का। क्या मतलब इनविजिबल आइटम्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा? जैसे कि मैं एक टीचर हूं एंड मैं अपनी सर्विसेज क्या कर दूं, अमेरिका में बैठे हुए किसी स्टूडेंट को दे दूं। मेरे को एक चार्टेड अकाउंटेंट की सर्विसेज की जरूरत है एंड मैं नेपाल में बैठे हुए एक सीए से क्या कर लूं, बातचीत करके उसकी सर्विसेज को यूज कर लूं, तो मैं उसे पे करूंगी। मैंने उसकी सर्विसेज क्या कर ली, इंपोर्ट कर ली। अमेरिका में मैंने अपनी सर्विसेज क्या कर दी, एक्सपोर्ट कर दी। ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बोला जहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा उसे हम नाम देंगे बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, जो बताएगा कितना एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हुआ है एंड कितना इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हुआ है। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी? जो भी सर्विसेज हम लेन देन कर रहे हैं, चाहे वो फैक्टर सर्विसेज है चाहे नॉन फैक्टर। फैक्टर सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाली, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। नॉन फैक्टर सर्विसेज जैसे कि वेयर हाउसिंग की सर्विसेज है, बैंकिंग की सर्विसेज है, या फिर कोई भी अदर सर्विसेज है। दो चीजें हो गई, दो टाइप की सर्विसेज समझी जो इनविजिबल्स में इंक्लूडेड है। एक तीसरी चीज और जो इंक्लूडेड है वो है करंट ट्रांसफर्स या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। मेरा कोई रिश्तेदार बैठा हुआ है यूरोप के अंदर एंड मैंने उसको 1 करोड़ रुपया क्या कर दिया, सेंड कर दिया कि आपका बर्थडे है, एंजॉय करो, पार्टी करो। तो एक देश से दूसरे देश की तरफ ये एक यूनिलेटरल पेमेंट चली गई। मैंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या कर दिया, एक ट्रांजैक्शन कर दिया जिसका कोई भी रिवर्ट बैक नहीं आने वाला है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, इनविजिबल्स में ही इंक्लूड करते हैं। क्या नाम है इसका? करंट ट्रांसफर्स। तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है सर्विसेज का, फैक्टर सर्विसेज भी, नॉन फैक्टर सर्विसेज भी, प्लस जो भी करंट ट्रांसफर्स है या जिसको हम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स बोल देते हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ साथ नोट्स बना लिया करो, राइट। उसके बाद हमारे पास आ जाए एप्रिसिएशन ऑफ द होम करेंसी। एप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू में इंक्रीमेंट आना। तो होम करेंसी की वैल्यू जब इंक्रीज कर जाएगी उसे हम बोलेंगे एप्रिसिएशन। इट रेफर्स टू अ राइज इन external value of the currency in terms of floating exchange rate system. Depreciation of a currency, it refers to fall in external value of the currency in terms used in a floating exchange rate system. ये तो हमें सिंपली एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन समझ में आता है। उसके बाद है डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। रीवैल में करेंसी की वैल्यू इंक्रीज, डीवैल में डिक्रीज। नाउ मेजरली डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में, एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन में फर्क क्या है? यहां पर आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पढ़ोगे शब्द एंड यहाँ पे आप फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पढ़ोगे या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पढ़ोगे। सिंपल शब्दों में अगर ब्रेक करें तो जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, हर कंट्री के पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो वो कह दे कि यार मैं तो अपना एक्सचेंज रेट खुद डिसाइड करूंगा, हाई रखना है, लो रखना है, कितना रखना है।
$1 के अगेंस्ट कितने रुपए देने हैं ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। लेकिन अगर कंट्री, जो भी मार्केट कंडीशंस है, मार्केट में डिमांड सप्लाई की फोर्सेस चल रही है, उसके ऊपर चीजों को छोड़ दे, वो मार्केट फोर्सेस ही डिटरमाइन करे कि $1 के अगेंस्ट कितना रुपया देना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फ्लेक्सिबल सिस्टम के अंदर जब भी डोमेस्टिक करेंसी की, जो भी हमारी होम करेंसी है, इसकी वैल्यू बढ़ती है तो उसे हम एप्रिसिएशन कह देते हैं, जब भी उसकी वैल्यू घटती है उसे डेप्रिसिएशन कह देते हैं। ऑपोजिट, जब हम फिक्स्ड सिस्टम में खड़े हैं तब बात कर रहे हैं, एंड करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर गिराया जाता है तो उसे हम बोलते हैं डी वैल्यू कर दिया गया है। एंड करेंसी की वैल्यू को अगर जानबूझकर उठाया जाता है तो उसे हम कहते हैं रीवैल्यू कर दिया गया है करेंसी को। हाँ या ना, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे और नोट कर लो, कई बार एमसीक्यूज में हम इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इनिशियली, ध्यान से सुनना, इनिशियली आप क्या कर रहे थे, $1 के अगेंस्ट 50 रुपीज दे रहे थे। अब हम लोग फिक्स्ड सिस्टम में बात करते हैं एक बार, ठीक है। अब आपने क्या किया, $1 के अगेंस्ट 50 रुपीज की जगह 40 रुपीज देना शुरू कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारी होम करेंसी है, इसकी वैल्यू इंक्रीज करी है या डिक्रीज करी है, तो फर्स्ट साइट में देख के मन में ख्याल आता है कि हमारी वैल्यू डिक्रीज कर गई। डिक्रीज करी है फिक्स्ड के अंदर तो हम बोल देंगे डीवैल्यूएशन हो गया। अगर आपसे एमसीक्यू पूछा कि ये हुआ है, बताओ क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, फटाफट से हम क्या करेंगे, डीवैल्यूएशन पे टिक लगा देंगे, एंड हमारा वो एमसीक्यू क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। करेंसी की वैल्यू में नंबर जब भी आपको गिरता हुआ दिख रहा है तो वैल्यू डिक्रीज नहीं की है, इंक्रीज की है। अब आप पूछोगे कैसे हुई, इंक्रीज कैसे कर दी, नॉर्मल दिमाग लगाओ। एक चॉकलेट जिसको खरीदने के पहले 50 रुपए लग रहे थे, अब उसी चॉकलेट को खरीदने के सिर्फ 40 रुपए लग रहे हैं, यानी कि आपको सेम चीज को परचेज करने के लिए कम पैसा देना पड़ रहा है, यानी कि आपकी पैसे की जो वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है। यानी कि जब भी आपको डोमेस्टिक करेंसी का नंबर गिरता हुआ दिखेगा तो वो एक्चुअली में उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, एंड जब भी आपको ₹40 से बढ़कर ₹80 होता दिखेगा तो ये इंक्रीज नहीं किया है, ये हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज कर गई है। रीजन क्या है, पहले जिस चीज को खरीदने के लिए 40 रुपए लगता था, अब उसी सेम चीज को खरीदने के लिए डबल पैसा देना पड़ रहा है, यानी हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर गिरी है, क्या हुई है, डी वैल्यू हुई है जब नंबर बढ़ता हुआ दिखे। अगर हम लोग फ्लेक्सिबल सिस्टम के अंदर है, यानी कि मार्केट पे छोड़ा हुआ हमने सब कुछ के जो मार्केट करे, उसमें भी अगर ये वाली चीज होती दिखती कि पहले 40 था एक्सचेंज रेट, अब 80 पहुंच गए, तो उसका मतलब करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है। अगर मार्केट फोर्सेस ने 50 की जगह 40 रुपए मांगना शुरू कर दिया तो हम कहेंगे करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है, करेंसी में एप्रिसिएशन आ गया है। कौन से, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फिर हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की यहां पर बात कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड का डिफरेंस क्लियर हुआ, डी वैल्यू, री वैल्यू, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में फर्क समझ में आया, एंड जो मेन यहाँ पर मुद्दा था कि नंबर बढ़ता हुआ दिखे तो एक्चुअली करेंसी की वैल्यू गिरी है, नंबर घटता हुआ दिखे तो करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हुई। ये पॉइंटर्स हमें यहाँ पे कुछ समझ आ गए। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सचेंज कंट्रोल। क्या होता है, ये एक सिस्टम है जहां पे स्टेट एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर ऑल या सम ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन करेंसी एंड गोल्ड अंडरटेकन बाय द नेशन। गवर्नमेंट कंट्रोल प्रैक्टिस कर रही है एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिस रेट पर आप जो भी प्राइस है अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज करने का, इट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। देन वी हैव
फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हमने समझा, जहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, डिसाइड करेगी, जो भी सेंट्रल बॉडी है वो क्या करेगी, डिसाइड करेगी। इन दिस सिस्टम ऑल वैल्यूज ऑफ करेंसीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एज अ कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द करेंसीज। द पार वैल्यूज ऑफ करेंसीज आर डिटरमाइंड बाय देयर गोल्ड वैल्यूज। जिसके पास जितना ज्यादा गोल्ड है वो अपनी करेंसी को उतना हाई या लो फिक्स कर लेगा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी इज डिटरमाइंड बाय इट्स डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फिर हमारे पास है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, पैसा लगाना कि यहां से हमें कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा, कुछ रिटर्न्स मिलेंगे इन फ्यूचर। तो फॉरेन डायरेक्ट, बाहर से आने वाला इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट शब्द का सिग्निफिकेंस क्या है कि फॉरेनर आके अपना ही धंधा यहाँ पर खोले। देखो जो फॉरेनर्स है वो दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मतलब मेरी कंपनी है, एक अमेरिकन इंसान है, बोला यार तुम्हारी कंपनी बढ़िया काम कर रही है, ये लो 100 करोड़ रुपए रखो, मैंने तुम्हारी कंपनी में 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया, इससे काम लो, उसको बोला जाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन मान लो एक अमेरिकन आया एंड उसने अपना मैकडॉनल्ड्स यहां पर खोल लिया, उसे हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब भी फॉरेनर एक सेटअप करते हैं प्रोडक्शन होस्ट नेशन के अंदर, उसको हम क्या बोल देते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। देन वी हैव फॉरेन एक्सचेंज, क्या होता है, अगेन करेंसी हो जाती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, जहां पर दो करेंसीज आपस में बदली जा रही हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट या सेंट्रल बॉडी मेंटेन कर रही है अपने पास रिजर्व ऑफ गोल्ड या फिर जो भी फॉरेन करेंसीज है, उनको हम बोल देंगे इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगेन क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट जो दूसरी कंट्री से आ रही है, ठीक है। फॉरेन पेमेंट्स क्या होंगी, जो भी पेमेंट्स आपको बाहर वाले देशों को करनी है, एनी पेमेंट दैट हैज टू बी मेड टू अ फॉरेन कंट्री वेदर इन रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एज अ रीपेमेंट ऑफ दैट। चाहे तो सामान खरीदे उसके बदले में पेमेंट करनी है, चाहे आपने कर्जा ले रखा है उनसे, उसके बदले में उनको कोई इंटरेस्ट का या फिर लोन का अमाउंट ही रीपे करना है, किसी भी तरीके की पेमेंट जो है फॉरेन कंट्री को जाने वाली वो फॉरेन पेमेंट बन जाएगी। हार्ड करेंसी एक नया शब्द है। हार्ड करेंसी किसे कहा जाता है, करेंसी विच इज कॉन्टिन्यूइंग हाई लेवल ऑफ डिमांड रिलेटिव टू सप्लाई इन द मार्केट ऑफ द, मान लो सेब है, सेब की पीछे से सप्लाई ज्यादा नहीं आ रही, लेकिन मार्केट में मारा मारी कि हमें भी सेब चाहिए, हमें भी सेब चाहिए, हमें भी सेब चाहिए, हमें भी, तो सेब क्या बन जाएगी, हार्ड करेंसी बन जाएगी। ये कमोडिटी का एग्जाम्पल है, यही इस सेब को निकाल के एक करेंसी को फिट कर दो, से डॉलर को फिट कर दो, यूरो को फिट कर दो, इंडिया के रुपीस को फिक्स कर दो। जब भी कोई करेंसी, हार्ड करेंसी कब बनेगी, जब उसकी डिमांड बहुत हो, कंपेरेटिवली सप्लाई उतना ना हो मार्केट के अंदर। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, ये एक बॉडी है जो कि 1945 में सेटअप की गई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की सहूलियत के लिए IMF को बनाया गया था। बेसिकली अभी लोन वोन देती है और बाकी कंट्रीज को आपस में कोऑपरेट करने में प्रोत्साहित करती है, प्रमोट करती है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, दो कंट्री जब ट्रेड कर रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज में। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमने समझ लिया क्या होता है, जब जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आना है वो डायरेक्टली आके अपना प्रोडक्शन यूनिट नहीं खोलते, वो इंडिया की ही किसी यूनिट पे, किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में पैसा लगा देते हैं। इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स इन द स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ द होस्ट नेशन। फिर हमारे पास है रेट ऑफ एक्सचेंज, अगेन क्या हो जाएगा, जिस आप डोमेस्टिक करेंसी को जिस रेट पे चेंज कर रहे हो फॉरेन करेंसी से, बैलेंस, ट्रेड बैलेंस क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है, जब वो बैलेंस आउट हो जाती है वो हमारे लिए, सॉरी, जो भी उसका बैलेंस निकल के आता है वो हमारे लिए ट्रेड बैलेंस बन जाएगा। ट्रेड डेफिशिट क्या होगा, जब आप बाहर से सामान मंगवा ज्यादा रहे हो, बाहर भेज कम रहे हो। When total value of exports falls short of value of total imports, बाहर से मंगवाया ज्यादा गया सामान, यानी कि बाहर को पैसे ज्यादा देने हैं, ठीक है, बाहर बेच कम पा रहे, यानी कि बाहर से पैसे कम आएंगे, तो एंड ऑफ द डे किसी देश को हमें पेमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए उसे ट्रेड डेफिसिट बोल रहे हैं। सरप्लस क्या होगा, इसका ऑपोजिट कमेंट करो, सरप्लस में इंपोर्ट ज्यादा होगा या एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, फटाफट से। फिर हमारे पास आ जाती है ट्रेड ऑफ पेमेंट्स
On current account records inflow and outflow of foreign exchange by a country during a year arising from imports and exports of goods and services of visible items and invisible items. देखो दो यहाँ पे शब्द क्या है, ट्रेड ऑफ पेमेंट्स, ट्रेड ऑफ पेमेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। देखो दो अकाउंट्स होते हैं बीओपी के अंदर, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में हम सारी वो चीजें रिकॉर्ड करते हो जिससे आपके देश में पैसा इन और आउट हो रहा है, लेकिन एसेट लायबिलिटी स्टेटस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैपिटल अकाउंट में आप वो चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो जिससे भी आपके देश में पैसा इन और आउट हो रहा है, लेकिन आपके एसेट लायबिलिटी स्टेटस में फर्क पड़ता है। तो करंट अकाउंट में बेसिकली जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्लस जो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है उसे यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। करंट अकाउंट में विजिबल्स और इनविजिबल्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस रिकॉर्ड हो जाता है। फिर हमारे पास क्या है, करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है बाहर से हमने कम मंगवाया हो लेकिन भेजा ज्यादा हो, बाहर से हमने रिसिप्ट से ज्यादा रिसीव की हो लेकिन हमने जो बाहर एक्सपेंडिचर किया वो कम हो, तो उस केस में हम सरप्लस में आ जाएंगे। डेफिशिट में क्या होगा कि जो हम बाहर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो ज्यादा है, जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा है, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जो बाहर से पैसा आ रहा है वो कम है। करंट अकाउंट बैलेंस भी हो सकता है जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस आउट कर जाए। ये एब्रिवेशंस आप याद रख सकते हो, CAS, CAD, CAB, ये कई बार इस तरीके से भी MCQs में लिख दिए जाते हैं। देन लास्टली लास्ट पेज में हमारे पास क्या है, लास्ट सेकंड पेज पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑन कैपिटल अकाउंट आ गया। अब हमारे पास बोलेंगे कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, जो भी आपकी बोरोइंग्स है, परचेजेस है, फाइनेंशियल एसेट्स है, ठीक है, और जो भी ओनरशिप ऑफ एसेट में चेंज आ रहा है डोमेस्टिक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच की ट्रांजैक्शंस की वजह से, वो सिंपल भाषा में एसेट लायबिलिटी में फर्क डालने वाली चीजें क्या क्या यहाँ पे इंक्लूड होगा। बोरोइंग्स इंक्लूड होंगी, देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होगा, प्लस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होगा, बोरोइंग्स इंक्लूड होगी, एक्सटर्नल असिस्टेंस जो बाहर से हेल्प के रूप में पैसा आया हुआ है वो इंक्लूड होगा, एंड जो कमर्शियल बोरोइंग्स की गई हैं वो भी इंक्लूड हो जाएगा। ये तीन चीजें हो गई, प्लस जो डिपॉजिट्स है NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस के वो भी हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। सारा कुछ कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री इज ऑलवेज बैलेंस। बीओपी का एंड रिजल्ट हमेशा जीरो होगा। रीजन क्या है, चाहे हमें पैसा ज्यादा देना हो बाहर से, चाहे पैसा ज्यादा आया हो बाहर से, दोनों केसेस में RBI आके खड़ा हो जाएगा, कंट्री का सेंट्रल बैंक आके खड़ा हो जाएगा। अगर तो हमें बाहर को और पेमेंट्स करनी है, यानी कि बीओपी में अगर डेफिशिट आ गया है एंड बाहर पेमेंट्स और करनी है, तो वो पैसा कहां से आएगा, कौन देगा पैसा, RBI कहेगा यार मुझसे ले लो कोई बात नहीं। तो अगर बीओपी में डेफिशिट आ गया तो RBI क्या करेगा, बीओपी में पैसा डाल देगा। एंड अगर बीओपी में सरप्लस आ गया, मान लो हमने इतना बढ़िया बिजनेस किया कि बाहर से पैसा क्या आ गया, ज्यादा इन आ गया कंट्री के, अब एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है बीओपी के अंदर, प्लस में अमाउंट पड़ा हुआ है, तो RBI चुप करके उस पैसे को बाहर निकाल लेता है। एंड ऑफ द डे बीओपी बैलेंस रहता है, बीओपी जीरो रहता है। जो खुद ब खुद ट्रांजैक्शंस हो रही है वो सारी ट्रांजैक्शंस को ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। लेकिन जो RBI ये प्लस माइनस कर रही है ना बीओपी को बैलेंस करने के लिए, उसे अकोमोडेटिंग आइटम्स कहा जाता है, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। यहां पे भी लिखा होगा, देखो ऑटोनॉमस आइटम्स क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इकोनॉमिक मोटिव प्रॉफिट जैसी चीजों की वजह से। अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होंगी, ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के नाम से RBI क्या करता है, बीओपी को बैलेंस करता है। ऑफिशियल रिजर्व की ट्रांजैक्शंस होंगी जिसका टारगेट क्या होगा, कवर अप करना डेफिशिट या सरप्लस के सिचुएशंस को जो ऑटोनॉमस आइटम्स की वजह से इकोनॉमी में क्रिएट हो चुकी हैं। तो ये दो टर्म्स आ गए, ऑटोनॉमस एंड accommodating. Deficit in BOP occurs when sum of total current and capital account payments is more than sum of total of current and capital account receipts. सिंपल भाषा में कुछ नहीं कहा हुआ है कि डेफिशिट
कौन सा सिचुएशन होगा, जो भी आप पेमेंट्स कर रहे हो वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली, जो रिसिप्ट्स आपके पास आई हैं वो कम है। डेफिसिट का मतलब कहीं भी पढ़ रहे हो यही रहेगा कि आपका जो वॉलेट है उसमें जो पैसा है वो कम पड़ रहा है आपके खर्चों को मेंटेन करने के लिए। एज सिंपल एज दैट। दिस वॉज ऑल अबाउट BOP एंड फॉरेन एक्सचेंज। होपफुली अब आप MCQs आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। इन केस कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमसे बात कर सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे।